मैं बेटा तुम्हारी इकोनॉमिक्स एकदम खराब कर दूंगा, मतलब अच्छी कर दूंगा। खराब मतलब बवाल टाइप की नहीं होती है क्या, एकदम मैथमेटिक्स वगैरह लगा के ऐसा फिट कर दूंगा ना चीज़ों को, खेलोगे पेपर से। देखो हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्क। आज के इस लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स कर रहे हैं। अब जितने प्रकार के भी ग्राफ्स हैं, लेकिन वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें सारे थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट के ग्राफ करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार फिर से, हो सकता है आपने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ अलग से कर रखा है मेरे लेक्चर में, लेकिन इसमें ना एक बार पूरा ग्राफ ले लेते हैं एंड तक, ठीक है, कहां तक जाने वाली सिचुएशन से। ठीक है जी, चलिए जी ग्राफ देखते हैं। देखो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है। किन्स को दिमाग में फोकस में रखना है, ठीक है, बताया हुआ है मैंने। इधर रखना है एग्रीगेट डिमांड ऑब्लिक एग्रीगेट सप्लाई, इधर हो गया आउटपुट दैट इज वाई। अब ये आउटपुट को बहुत सारी चीजें बोलेंगे, जैसे एग्रीगेट सप्लाई। भाई आउटपुट प्रोड्यूस करोगे तभी तो एग्रीगेट सप्लाई होगी या नहीं, और इससे ही जीडीपी होगी, इसी से नेशनल इनकम जनरेट होगी, इसलिए वाई नाम रखा हुआ है। वाई इज नेशनल इनकम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है डन। अरे भाई आप सप्लाई करोगे तभी तो पैसे की जुगाड़ होगी, और उसी पैसों से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी लास्ट में जाके, ठीक है। अच्छा बेटा, इस ग्राफ को समझने से पहले, एग्रीगेट डिमांड के ग्राफ को समझने से पहले ये थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन को पढ़ा था। कंजम्पशन दो प्रकार की होती है, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक इंड्यूस्ड वाली, ठीक है। तो भाई वो जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है ना, वो इस ग्राफ को यहां से निकलने के लिए मजबूर करती है। ये एडी का ग्राफ हो गया भाई, क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में बेटा, ये तो अपलोडेड है, ये वाला तो अपलोडेड है लेक्चर, ठीक है। हम सिर्फ इसमें अब आगे बढ़ते जाएंगे ग्राफ्स पे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था ऑटोनोमस वाले में, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है दैट इज सी बार, वो जीरो इनकम पे भी कुछ ना कुछ होगी। तो ये समझ में आ गया ऑटोनोमस कंजम्पशन है, क्योंकि ये कंजम्पशन डिमांड के अंदर आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया यार, ठीक है। और ये अपना हो गया सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है जी। ये पॉइंट थोड़ी देर के लिए एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई लिख सकते हैं और इसको कंजम्पशन लिख सकते हैं। अब बताओ, इनकम अगर कंजम्पशन से ज्यादा है, इनकम अगर कंजम्पशन से ज्यादा है, ठीक है, इनकम अगर कंजम्पशन से ज्यादा है तो आप सेविंग करोगे, तो ये रीजन जो है वो सेविंग को डिपिक्ट करता है, ठीक है। ये रीजन देखो ध्यान से, कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन वाला कर्व ऊपर है इनकम से, तो ये डिस सेविंग और बोरविंग को करता है, ठीक है। अब भाई यही दिक्कत है, एग्जाम में आएगा डायरेक्टली सेविंग कर्व ड्राइव करना, ठीक है, लेकिन वो तो आएगा नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में, सीयूईटी में ऐसे थोड़ी नहीं आएगा, लेकिन समझने की बात है, समझ लेते हैं। अब इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, जो सेविंग कर्व है उसका स्लोप कैसा है। अच्छा बताओ, डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा था? पॉजिटिवली स्लोप था, पॉजिटिवली स्लोप था। जैसे सेविंग कर्व का कैसा, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। अब देखो मेरे पास यहां पे थोड़ी सी जगह की कमी है, इसको मैं नेक्स्ट वाले में छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। देखना ध्यान से, देखो देखो देखो, इससे थोड़ा छोटा ही रखते हैं। हाँ, ये एग्रीगेट सप्लाई हो गई, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, ये एग्रीगेट डिमांड हो गया और एग्रीगेट सप्लाई हो गया, ठीक है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, वो बाकियों को पता ही नहीं होगा, ठीक है। इसलिए रुको थोड़ा सा, हाँ, लेक्चर देखते रहो। हाँ, मैं थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूं, नहीं तो तुम लेक्चर छोड़ के भाग जाओगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाकी टीचर नहीं बताते आपको। ये बेटा, ये सेविंग का रीजन दिख रहा है ना, और ये डिस सेविंग का, तो मैं क्या कर रहा हूं, सेविंग कर्व को नीचे बना रहा हूं, ठीक है। ये तो अपना एडी ऑब्लिक एएस हो ही गया, इधर वाई हो ही गया, इधर सेविंग लिख दो क्योंकि आप सेविंग कर्व ड्राइव कर रहे हो, और वाई इनकम तो आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि इनकम पे कंजम्पशन भी डिपेंड करती है और सेविंग भी करती है, इसलिए इनकम को रखना पड़ेगा। अब एक चीज गौर करो यार, सेविंग इधर से नेगेटिव है ना, इधर तो सेविंग नेगेटिव दिखती है ना। अरे दिखती है तभी तो सेविंग फंक्शन में आप लोग माइनस सी बार डालते हो वहां पे, और ऐसे लिखते हो ना 1 माइनस बी वाई एमपीएस, तो होती है। अब देखो इसके ऊपर सेविंग पॉजिटिव है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर जब अपन लोग जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये देखो रीजन को मैं दिखाऊंगा, यहां से ये लाइन गई,
सेविंग, इसके देखो, इसके ऊपर सेविंग पॉजिटिव है, इसके ऊपर सेविंग पॉजिटिव है, पॉजिटिव समझ रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन इसके नीचे सेविंग नेगेटिव है। देखो ये ग्राफ मैं कहां लेके जा रहा हूं, नीचे, देखा ये बेटा ये वाला रीजन है। एक्चुअली ग्राफ ज्यादा अच्छा ये वाला है देखा जाए तो। आप बताओ क्यों? इसमें तो यार एक्सिस भी पॉजिटिव यूज कर रहे हो, यहां पे एग्जैक्टली हम लोग अलग एक्सिस में। एक्चुअली होना क्या चाहिए था, सेविंग को नेगेटिव दिखाना है तो कहां जाना चाहिए था, वाई का नेगेटिव में जाना चाहिए, दिखा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, ये जो रीजन होता है ना, ये रीजन, ये वाला ये जो सी बार होता है ना, ये यहां पे माइनस सी बार होता है। समझ गए बात को, फंडा क्लियर? क्योंकि यही तो कंजम्पशन है जो कि सेविंग को नेगेटिव करेगी। डन, यहां तक क्लियर हो गया? तो ये माइनस सी बार है, सी बार इज सेम बेसिकली। डन, चलो तो ये सेविंग का ड्राइव हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं और ग्राफ की, क्योंकि अब ग्राफ को छेड़ ही दिया अपन ने, तो आगे और ग्राफ्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। बहुत सारे और भी ग्राफ्स हैं बेटा। ग्राफ है इन्फ्लेशनरी गैप, इसका ग्राफ, ठीक है जी। अब ये आपका ना वैसे भी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप पे प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है उसको हम जानेंगे, ग्राफ के थ्रू ही समझ जाएंगे। इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशन के कारण गैप, महंगाई के कारण गैप, ठीक है। अब वो क्यों आएगा भाई, सुनो मेरी बात। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या हुआ? व्हेन डिमांड, पहले मैं एक बार थ्योरी समझा देता हूं। व्हेन डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, जब डिमांड सप्लाई को एक्सीड कर जाएगी, व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई, डिमांड सप्लाई को एक्सीड कर गई, इट क्रिएट एक्सेस डिमांड। इसको एक्सेस डिमांड बोल सकते हैं ना? क्यों एक्सेस डिमांड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? जब डिमांड सप्लाई को एक्सीड कर जाए तो एक्सेस डिमांड कह सकते हैं ना। अब बच्चे ये जो एक्सेस डिमांड है, अब प्रोड्यूसर को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? प्रोड्यूसर बोल रहा है कि तुम डिमांड ज्यादा कर रहे हो, मेरे पास सप्लाई तो लिमिटेड है। क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा जरा बताओ? वो बोलेगा मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, तुम्हारी मर्जी, लेना है तो लो। वो तो खुश हो गया, बार्गेनिंग पावर सारा का सारा प्रोड्यूसर के हाथ में चल गया। इसके कारण प्राइस राइज होगा। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी होता है, ठीक है। अभी हम लोग डिमांड वाला पढ़ रहे हैं। तो एक्सेस डिमांड के कारण जो इन्फ्लेशन में गैप आता है, जो ग्राफ में गैप आता है, उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। डन। अब जरा ग्राफ में देखिए कैसे आएगा गैप। चलो वही पुराना ग्राफ, ये रहा एग्रीगेट सप्लाई एंड ये रहा एग्रीगेट डिमांड। बेटा सुनो ध्यान से, अरे सुनो ना, इधर देखो। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो ज्यादा ऊपर गया। क्यों भाई? डिमांड ज्यादा हुई थी, डिमांड ज्यादा हुई थी। जरा बता रहा, वाई एक्सिस में क्या लिखा हुआ है? एडी ऑब्लिक एस, यहां पे वाई। बताओ डिमांड ज्यादा होगी तो किधर जाएगा कर्व? ऊपर की तरफ जाएगा ना। ऊपर वैल्यू ज्यादा होती है कि नहीं होती? बताओ ना यार। ऊपर ही तो होगी ऑब्वियसली, नीचे होगी तो कम हो जाएगी। क्योंकि ग्राफ में देखो एग्रीगेट डिमांड इस एक्सिस पे, तो वाई में अगर ऊपर बढ़ाना है ऊपर, तो ग्राफ को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। इसको राइटवर्ड शिफ्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे ये जो पहले वाला पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट था, ठीक है। नया वाला क्या हो गया? ये हो गया जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। एक्सेस डिमांड के कारण एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो गया। बच्चों जरा ये देखो, ये जो गैप होगा ना, ये जो गैप आप महसूस कर रहे हो, ये वाला गैप, इसी गैप को क्या बोलोगे? इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलोगे जी? अरे इन्फ्लेशनरी गैप सर, इन्फ्लेशनरी गैप। डन, समझ में आ गया इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? तो सर अगर ये इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो इसका कुछ रिवर्स भी होता है। बिल्कुल, एक होता है डिफ्लेशनरी गैप जो बहुत ही कम दिखता है। हमेशा महंगाई सोचते हैं, ऐसा हुआ है कभी महंगाई कम हो गई डिफ्लेशन आ गया? डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का उल्टा। ऐसा तो होता ही नहीं है, सुना ही नहीं हमने। नहीं होता है कहीं कहीं। अभी इन्फ्लेशनरी गैप क्लियर हो चुका है क्या होता है, ठीक है। ये गैप, ये इन्फ्लेशनरी गैप है, वो मिट गया मिट गया। ये जो था ना, समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो बेटा, सपोज एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, ये एडी है ना, ये रट गया ना कैसे बनता है ग्राफ, कम हो गई, ये देखो ये शिफ्ट हो गई सपोज AD1 से AD2। ओहो, अब ये जो गैप दिख रहा है मेरे को, ये वाला गैप बोलो आप, ठीक है। नया इक्विलिब्रियम यहां पे बन गया।
इसको बोलोगे डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलोगे? डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलोगे? अरे बोलो ना, डिफ्लेशनरी गैप। समझ गए डिफ्लेशन क्या हुआ? डिमांड कम हो गई, प्रोड्यूसर बोलेंगे प्लीज मेरा गुड्स ले लो, मैं प्राइस कम करने के लिए भी तैयार हूं। समझ गए? इन्फ्लेशन कम हो रहा है। डन? यहां तक समझ में आती है बात? तो दोनों ग्राफ क्लियर। अब यहाँ पे ग्राफ मेरा खत्म हो गया जो मुझे करवाना था। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट बोला था ग्राफिकल। ठीक है, ये मैं तुमको बताऊंगा, चुपके से बताऊंगा। ठीक है, अब एकदम ना अपना दिमाग को ना एकदम शांत कर लो एकदम। ठीक है, अभी मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी बातें ऐसे समझ नहीं आएगी, पहले अपने दिमाग को थोड़ा शांत कर लो। कर लिया अब मैं? ठीक है, कर लिया। अब मैं छोटी छोटी बातें करूंगा। अरे यार सर क्या बोल रहे हैं सब, सुनो ना मेरी बात सुनो। छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे, याद है बेटा? छोटे बच्चे 4 साल पहले 5 साल पहले ग्राफ्स वगैरह सीखा था, बॉक्स वॉक्स बनाना सीखा था हमने। तो बेटा जैसे ये ग्राफ बनाते हो आप, ये ग्राफ बनाते हो, तो ये पॉइंट क्या होता है? ये इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट वाला पॉइंट, बोलते हैं ना। मैं बेटा तुम्हारी इकोनॉमिक्स एकदम खराब कर दूंगा, मतलब सॉरी, मतलब अच्छी कर दूंगा। खराब मतलब बवाल टाइप की नहीं होती है क्या? एकदम मैथमेटिक्स वगैरह लगा के ऐसा फिट कर दूंगा ना चीजों को, खेलोगे पेपर से। देखो इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट है ना, होता है ना। और ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये ऐसा ग्राफ ऐसा बना, कोई ग्राफ थोड़ा सा फ्लैट बन जाता है, ये किसके कारण होता है? ये होता है स्लोप के कारण। किसके कारण होता है जी? स्लोप के कारण। ये स्लोप बहुत बड़ा दुश्मन है सीवीटी का, मैं तुमको बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। जब पेपर डिफिकल्ट आएगा ना, स्लोप से खेलेंगे ये लोग, समझे? तुम्हारे जज्बातों के साथ खेलेंगे स्लोप को फेंक फेंक के, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी स्लोप बहुत जगह यूज होगा, पीपीसी कर में और उन सब में। ठीक है, और बहुत मतलब मजे वाली बातें हैं वहां पे स्लोप में। ठीक है, आओ हम इनसे खेलते हैं। ठीक है, स्लोप का मतलब हमारे हिसाब से क्या होता है बच्चे? चेंज होता है। पहले बताओ, ये एग्री करते हो चेंज होता है? अरे स्लोप, अरे झूला झूलो ऐसे कर ऊपर लेट जाते थे हम लोग, फिर नीचे आ जाते थे अपने आप ही। चेंज होता है तभी ना। अगर चेंज नहीं होगा तो तुम झूला झूल लोगे? ये देखो चेंज नहीं दिख रहा, अब झूलो इसमें झूला, जाओ यहाँ बैठ गए, बैठे रह गए। सही बात है, मतलब स्लोप तो चेंज होता है ना, इसका स्लोप 0 है, ये फ्लैट है एकदम। डन? यहां तक बात क्लियर है? चलो जी, ये तो समझ में आ गया। बेटा अगर आपसे पूछा जाए ना स्लोप ऑफ, सुन लो ध्यान से, कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा? सुन लो, कंजम्पशन फंक्शन, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन ऑब्लिक स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो ध्यान रखना ये चीज, ठीक है? देखो ध्यान से, ये कंजम्पशन फंक्शन था सी बार प्लस स्मॉल सी वाई। अच्छा, बहुत लोग स्मॉल सी को बी भी लिख देते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एमपीसी आप जो लेट करना है। ये जो एमपीसी है ये क्या होता था सर? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता था। अरे तो ये जो एमपीसी है ना, मार्जिनल है ना, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? क्या पता है इकोनॉमिक्स में? चेंज। और स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज। इसका मतलब ये एमपीसी है, वो स्लोप अंदर से निकाल दिया हमने खींच के। डन? समझ गए? नहीं विश्वास होता है? मैं बताता हूं अभी देखो, एक बार ग्राफ को एक बार फिर सोचना, ये देखना, ये मेरा एग्रीगेट सप्लाई, ये मेरा एग्रीगेट डिमांड, यहां तो सी बार है, यहां तो सी बार है। अभी ग्राफ आगे क्यों बढ़ रहा है? तुम बोलोगे सर वो याद है इंड्यूस्ड वाला भी तो कंजम्पशन होता है, इंड्यूस्ड वाला किस पे डिपेंड करता है? एमपीसी पे डिपेंड करता है। इसका मतलब तुम मानते हो कि फर्दर जो चेंज आ रहा है कंजम्पशन में वो एमपीसी के कारण ही आ रहा है। एमपीसी खुद में क्या था? डेल सी बाई डेल वाई, ये फॉर्मूला है एमपीसी का, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अरे चेंज बोल रहा है, चेंज तो स्लोप होता ही है। आंख बंद कर लेना, जहां इकोनॉमिक्स में चेंज हो और पूछ ले स्लोप, तो बोल यही स्लोप है, यही स्लोप, बस खत्म हो गया। क्योंकि आगे जो निर्धारित करेगा ये ग्राफ, देखो मेरी बात तो समझ, अरे समझते नहीं हो तुम लोग यार, ये इतनी सी बातें हैं। देखो ये थोड़ा ऐसे चल रहा है एग्रीगेट डिमांड, अब मैं थोड़ा सा ऐसे ले जाता हूं, दोनों में स्लोप में फर्क आ रहा है, देखो है ना, थोड़ा सा ऊपर उठाने की। एक और देखो, और देखो, और ये देखो, और स्टीप कर दिया मैंने, हुआ ना? ये क्यों हो रहा है? ये जो चेंजेस दिख रहे हैं तुमको, कोई एग्रीगेट डिमांड थोड़ा फ्लैट है, थोड़ा स्टीप ज्यादा हो गया, ये क्यों हो रहा है? एमपीसी के कारण हो रहा है। एमपीसी की वैल्यू बड़ी तो करते हो, अरे एमपीसी की वैल्यू बड़ी करो तो कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा। एमपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कंजम्पशन उतनी ज्यादा होगी। सोचो सोचो सोचो, होगी सर होगी, कंजम्पशन का पार्ट है, कंजम्पशन का पार्ट है एमपीसी, पक्का पक्का। और कंजम्पशन ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा,
अरे कंजम्पशन भी तो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है, अरे बोलो ना, है ना, है ना। अब बताओ, ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो बड़ा होता जाएगा, ओ हो बड़ा होता जाएगा, देख रहे हो उधर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड, अरे गजब बात है यार, मतलब उफ, समझते ही नहीं हो यार तुम लोग। मतलब यहाँ एडी लिखा हुआ है, तुम एडी की तरफ जाओगे तो वाई एक्सिस की तरफ जाओगे ना। सोचो एडी की तरफ जा रहे हो, एडी की वैल्यू बड़ी हो रही है तो ज्यादा उसकी तरफ टेंड कर रहे हो ना। समझ गए बात को, समझ गए। अरे ये ग्राफ नहीं है एग्रीगेट डिमांड का, बस समझा रहा था मैं, ठीक है, समझ गए बात को। तो स्लोप क्या होता है, चेंज होता है, एमपीसी क्या है, चेंज ही है। क्लियर है कंजम्पशन फंक्शन में। बेटा आगे बहुत कुछ पूछा जा सकता है स्लोप के बारे में, ठीक है। अभी क्लियर है ये स्लोप वाला फंडा क्या होता है, हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, डिफ्लेशनरी गैप हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या इससे, कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना प्रॉब्लम, सिचुएशन इकोनॉमी की बदल जाएगी अब इसके अंदर हमको मसाला डालना है, ठीक है। क्या इन्फ्लेशन हमेशा बुरा होता है, जरा उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन का क्या परिणाम हो सकता है, कुछ अच्छा या बुरा, इसको जरा देखते हैं, ठीक है। एक्सेस डिमांड हुई, एक्सेस डिमांड हुई कि नहीं हुई, हुई। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ। आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा सेलर्स को, और बेचना है, मन कर रहा है, अब प्रॉफिट होगा ना। आउटपुट बढ़ाओगे तो क्या होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ ना। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर क्या होगा, अरे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा बताओ, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी सर, हाँ जी, जीडीपी भी बढ़ गई, इनकम भी बढ़ गई, तो ये तो अच्छा है ना। इन्फ्लेशन हुआ कब, सर एक्सेस डिमांड के कारण। क्लियर है। तो आप समझ गए इन्फ्लेशन क्यों रहता है, एक नेचुरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी के अंदर रहेगा, क्यों, क्योंकि जो डिमांड के कारण इन्फ्लेशन हुआ है ना बेटा, वो तो रहेगा ही रहेगा ना, वो कैसे बदल सकता है हमारे पास। डन, यहां तक समझ में आ गई बात। तो ये हमने ऐसे ही, और सोचो डेफिसिट डिमांड होगी तो दिक्कत होगी उल्टे गवर्नमेंट को, क्योंकि जीडीपी फॉल करेगी फिर, ठीक है। डन, अभी हमने बस ये थोड़ा सा इंट्रो लिया है, इसके बाद अपन लोगों को कैसे कैसे डिमांड अफेक्ट करने वाली है, इन्फ्लेशन वगैरह, कंसेप्ट्स वगैरह जो भी है अपन लोग को देखना है, और हम देखेंगे कैसे कैसे और इम्पैक्ट्स आते हैं। 12th पे स्टक हो गया, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पॉलिसी पढ़ेंगे जो बुक में नहीं लिखी हुई है, यूजुअल किसी बुक में नहीं लिखी हुई है, वो भी अपन लोग पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए यूनिमॉन्क्स, सारे लेक्चर को कंटिन्यूएशन में देखिए, ठीक है। मजा तो आता ही होगा आपको, नहीं आता है, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, जरा शेयर वेयर कर दिया करो इधर उधर वीडियोस को। धन्यवाद आपका।